तो जब हम पेमेंट करते हैं किसी क्रेडिटर्स को तो कैश में पेमेंट कर सकते हैं तो टू कैश हो जाएगा, चेक से पेमेंट कर सकते हैं तो टू बैंक हो जाएगा। बिल पेबल का मतलब उस पर लिखा होता है कि वो 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने बाद कब पेमेंट होनी है, तो वो फ्यूचर में पेमेंट होती है, तो ये लाइबिलिटी है एक। इसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड होते हैं, इस पर एक अलग से चैप्टर होता है, वो हम पढ़ते हैं अलग से, पूरा एक चैप्टर होता है इस पर। तो अभी मानिए जस्ट लाइक चेक, इसके लिए लेकिन नाम यूज होगा बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, फिर जब फ्यूचर में उसका टाइम आएगा तो हम उसकी पेमेंट करेंगे, है ना। तो जब हम उसकी पेमेंट करेंगे तो पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल आ जाएगा। तो जैसे हम किसी भी चीज की पेमेंट करते हैं ऐसे ही हम बिल्स पेबल की पेमेंट करेंगे, लाइबिलिटी है उसकी पेमेंट करेंगे तो बिल्स पेबल टू कैश या बैंक, उसकी पेमेंट हो जाएगी टू कैश या बैंक, जैसा भी हम पेमेंट करें। जैसे अभी हमने परचेजेस की एंट्री बनाई थी ट्रेड डिस्काउंट के बाद, ऐसे ही हम सेल्स की भी एंट्री बनाते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बाद। तो क्या होगा, जैसे परचेजेस में हमने ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करा, बस अमाउंट में से लेस कर दिया, वैसे ही हम सेल में भी ऐसे ही करेंगे। सेल कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, चेक से भी हो सकती है। तो कैश हुई है तो कैश डेबिट, चेक मिला तो बैंक डेबिट, उधार भेजा तो डेटर्स डेबिट, जो भी सिचुएशन है वो डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट में ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद की अमाउंट आएगी। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल है, कैश सेल है 10,000 की और ट्रेड डिस्काउंट 10%, क्या होगा। सेल्स टू कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 9,000। ठीक है ना, तो हमारे पास कैश 9,000 आएगा और सेल्स भी 9,000 की हो जाएगी। और अगर कैश डिस्काउंट होगा तो कैश डिस्काउंट को अलग से लिखा जाएगा। तो कैश मिलने की एंट्री होती है कैश डेबिट टू डेटर्स, और हमें कैश मिल रहा है और हम उनसे कम पैसा ले रहे हैं तो हमारा लॉस है, लॉस को क्या करते हैं, डेबिट। तो कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं इसको, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स। क्लियर है ये। कैश अकाउंट डेबिट टू कपिल 95 कपिल 95 कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट वाला डेबिट टू कपल 9500 500 और 10,000। 95 सही बात है। कैश अकाउंट डेबिट 95 और टू डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500 और टू कपिल 10,000। 10,000 ही है, आफ्टर आ गया तो उसमें डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे शायद। बताइए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। कैश रिसीव फ्रॉम कपल, कैश टू कपल 10,000, डिस्काउंट डिडक्ट फिर कैश आफ्टर 10,000 और नीचे कपिल 95 और सही बात नहीं चलेगा ये फिर डिस्काउंट मेंशन तो होगा, कैश डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट रिसीव किया, अलाउड आ गया 500। तो कैश कितना मिला, 95 ध्यान से पढ़ो। 10,000 कैश 10,000 मिला है, और डिस्काउंट कितना है, 500। इसका मतलब हमने 10,500 लेना था उससे, हमें 10,500 लेना था और 10,000 मिला है, तो डिस्काउंट तो लिखेंगे ना, डिस्काउंट तो है ही।
अगर यहाँ पर लिखा होता कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए डेट ऑफ 10,000 आफ्टर डिस्काउंट, तो डेट अगर 10,000 का होता तो 9,500 में आता। यहाँ पर मिला 10,000 है, इसका मतलब 10,500 लेने थे, 10,000 मिले हैं तो 500 का डिस्काउंट है तो 10,500 लेने थे ना। ठीक है, बेडर्स किसे कहते हैं? जो पैसा मर जाता है, मतलब रिकवर नहीं होता दोबारा। तो प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। और लॉस को क्या करते हैं? तो क्या एंट्री होगी? बेडर्स डेबिट। और बेडर्स की वजह से हमारे डेटर कम हो जाएंगे, क्योंकि डेटर पैसा अब हमें नहीं देंगे, तो हमारी एसेट कम हो जाएगी, रूल नंबर 2 के हिसाब से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी बेडर्स डेबिट टू डेटर्स। जैसे कैश मिला, अब यहाँ लिखा है कैश रिसीव 95, यहाँ ये नहीं लिखा कैश रिसीव 10,000, तो यहाँ कैश के सामने 9,500 आएगा। और मिला है बेडर्स के बाद 500 रुपए के पैसा डूबने के बाद, तो कैश में कितना आएगा? 9,500, बेडर्स में कितना आएगा? 500। इसका मतलब 10,000 लेना था। देखिए, अगर हम खुद अपनी मर्जी से कहते हैं उसको कि चलो 500 रुपये छोड़ दिए, आप 9,500 दे दो, तो वो डिस्काउंट हो जाता। या हम चाहते नहीं है लेकिन वो दे नहीं रहा, जबरदस्ती नहीं दे रहा, तो हमारा बेडर्स है। ठीक है ना? अमन से 60 पैसा इन्हें रुपी मिला है एज ए फाइनल डिविडेंड, मीन्स वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया तो वो पैसा नहीं दे पा रहा है। तो क्या होता है, जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी एसेट कम होती है, लाइबिलिटी ज़्यादा होती है। तो सारे की सारी एसेट को बेचा जाता है और सारी लाइबिलिटीज़ को एक साथ मिलकर वो देखते हैं कि भैया एसेट, जैसे मान लिया किसी इंसान ने 50 लाख रुपीज़ की पेमेंट करनी है, उसकी एसेट सारी बेची गई, 30 लाख ही मिला, तो सब लोग आपस में सहमति से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड कर लेते हैं कि भैया 50 लाख देना, लेकिन है इस पे 30 लाख की, तो सब 60% पैसा ले लेते हैं। तो वो है, ये डिसीजन हो जाता है। तो 60 पैसा इन्हें रुपी, मतलब 1 रुपये में से 60 पैसे की पेमेंट हो रही है, तो यहाँ पर हमें 60% ही मिलेगा। 10,000 में से 6,000 मिलेगा, 4,000 डूब जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी? अकाउंट 6,000, बैड डेट 4,000, टू अमन 10,000। ठीक है, पुराना बेडर जो हम पिछले सालों में सोचे थे कि वो पैसा डूब गया है, वो बाई चांस मिल गया, तो पैसा आ गया, तो कैश डेबिट हो जाएगा और इनकम हो जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे पुराना बेडर्स वापस आया तो लॉस कम हो गया, क्योंकि वो लॉस पिछले सालों का था और पिछले सालों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, ये साल की इनकम है। तो ये टू बेडर्स रिकवर के नाम से नई इनकम हो जाएगी। क्या जनरल एंट्री बनेगी? कैश टू बेडर रिकवर्ड 500। कैश डेबिट टू बेडर्स रिकवर्ड। ठीक है, हमने किसी को माल भेजा और वो माल ठीक नहीं निकला, कस्टमर का फोन आया, उसने कहा भैया माल जो आपने भेजा है उसमें से कुछ माल सही नहीं है या पूरा ही माल ठीक नहीं है। हमने कहा ठीक है, कोई टेंशन, मैनेज कर लेंगे। तो ये लॉस उसका है या हमारा है? तो लॉस को क्या करते हैं? तो लॉस को डेबिट कर देते हैं। तो हम इसको लॉस बाय डिफेक्ट, लॉस ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स भी लिख सकते हैं,
या क्लेम ऑफ कुछ भी लिख सकते हैं, मेन है कि लॉस है हमारा। तो लॉस ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्लेम ऑफ डिफेक्टिव गुड्स लिख सकते हैं, डैमेज गुड कुछ भी लिखिए, लॉस है, लॉस जो हमें डिफाइन करें। और ये हमने किसको माल बेचा था, डेटर को, उधार बेचा होगा तभी हम क्लेम कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर सर कैश होता तो उसमें कोई कैश होता तो उसे कैश वापस करते या नया माल देते। कैश में तो सर एक्सचेंज होगा ना। अगर और माल नहीं है हमारे पास वैसा तो हमें पैसा वापस भी तो करना पड़ सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया आप मेरी शॉप पर आए और आपने मेरे से कहा कि एक ये डाटा केबल है मोबाइल की, ये चाहिए, तो आपको मैंने 500 रुपए की डाटा केबल दे दी, है ना। मैंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, आपने कहा चेक कर दो, मैंने कहा चेक करने की टेंशन नहीं है, खराब होगी तो वापस दे जाना। तो आप गए और घर पे चली नहीं, आप वापस आए और मेरे पास और पीस है नहीं, और आपने कहा मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ हमेशा के लिए, अभी जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है एक घंटे बाद की, आप अभी दे दो या पैसे वापस दे दो, तो पैसे वापस दे दिए, ऐसा हो जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे सपोज हमारी बेकरी शॉप है और आप आज बर्थडे केक आपने हमसे बनवाया और आप लेकर के गए, तो लेकर के गए तो आप अगले दिन आए, केक एक पीस निकला हुआ था बस, और आपने दिखाया कि ये केक का टेस्ट कड़वा सही नहीं है या इसके अंदर कीड़ा है, कुछ आपने दिखाया, क्योंकि रात को आप 12 बजे केक काट रहे थे, तो रात को 12 बजे तो आप आ नहीं सकते थे, तो अगले दिन आप आए वापस। तो हमने कहा ठीक है, अब या तो हम केक बदल कर देते, लेकिन केक बर्थडे निकल चुका है, तो आपको हमने पैसा वापस देना पड़ेगा ना, मजबूरी है, गलती हमारी है। आप तो बल्कि कहेंगे कि हमारा मूड खराब हो गया कि केक सही नहीं था, है ना। तो कई बार हमें पैसा वापस करना पड़ सकता है, लेकिन जनरली क्वेश्चंस के अंदर उधार ही माना जाता है कि उधार बेचा था, तो टू डेटर्स ही करते हैं हम जनरली। ये एंट्री सन में आती है। बिल पेबल था कि हमने पैसा देना है, तो जिसको बिल मिलेगा उसके लिए बिल रिसीवेबल हो जाएगा ना, उसको पैसा फ्यूचर में मिलेगा, तो उसके लिए एसेट हो जाएगी। जैसे हमें डेटर से कैश की जगह बिल मिल गया, तो हमारे लिए एसेट है वो, कैश की जगह क्या लिख देंगे, बिल रिसीवेबल डेबिट टू डेटर्स, कैश की जगह बी आर मिल गया, इसका पैसा फ्यूचर में मिलेगा, ये एंट्री सन में आती है। अब फ्यूचर में इसका पैसा मिलेगा तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, बिल का पैसा मिलेगा तो कैश डेबिट टू बी आर, बिल रिसीव, ठीक है। बिल जो हमें आया है, मैंने कहा इस पे 1 महीना 2 महीना 3 महीने का टाइम पीरियड होता है ना। सपोज 3 महीने बाद का टाइम पीरियड है और हमें पैसा अभी चाहिए, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम अपने बैंक के पास जाए और उन्हें कहें देखिए ये बिल है, इसका पैसा 3 महीने बाद मिलेगा, आप हमें अभी पैसा दे दो, 3 महीने बाद पैसा आप ले लेना, बिल आप जमा कर लो अपने पास। तो बैंक एक तरीके से वो पैसा हमें अभी दे रहा ब्याज पर, और बाद में वो पैसा 2-3 महीने बाद जितने महीने का भी बिल है उसके बाद बैंक को वापस मिल जाएगा। तो बैंक हमें पूरा पैसा थोड़ी ना देगा भाई, 3,000 रुपए का बिल है तो हो सकता है बैंक हमें 2,700 2,800 दे दे, 100 200 500 रुपए की अपनी कमाई कर ले बैंक। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। कोई फ्यूचर पेमेंट है उसे जल्दी लेना, इट इज नोन एज डिस्काउंटिंग। तो हम बिल बैंक के पास जाकर फ्यूचर के बिल की पेमेंट आज ही ले रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो बैंक आज हमें पैसा दे देगा, कैश नहीं देगा, हमारे बैंक अकाउंट में डाल देगा, हम उसमें से विड्रॉल कर लेंगे एटीएम से या वैसे निकाल लेंगे, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, पैसा हमें पूरा नहीं मिलेगा। तो जो कम पैसा होगा 100 200 300 500 जो भी है वो हमारा लॉस है, और लॉस को क्या करते हैं, डेबिट, इसको डिस्काउंट चार्जेस के नाम से लिख देते हैं।
है तो ये इंटरेस्ट, लेकिन लिखते हैं डिस्काउंट। ये डिस्काउंट अलाउड से अलग है। जो कैश मिलता है हमें और हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं उससे अलग है। टू बी आर, बिल रिसीवेबल हम बैंक को दे देंगे, बिल हमारे पास से चला जाएगा बैंक के पास, तो पैसा आ जाएगा हमारे पास बैंक के अकाउंट में, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट हो जाएंगे और बिल हमारे पास से चला जाएगा बैंक के पास। दिस इज नोन एज ए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है। ठीक है। जैसे बिल रिसीवेबल 10,000 रुपए का है, 3 महीने का बिल है, हमने बैंक से डिस्काउंट कराया और बैंक ने 10% पर एनम के चार्जेस लगा दिए, तो क्या एंट्री होगी? वही जो अभी अभी आपने लिखी है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल में तो 10,000 ही आएगा, डिस्काउंट चार्जेस में क्या आएगा? 10,000 इंटू 10% इंटू 3/12, 3 महीने का है, ये पर है पर एनम है इसलिए 3 महीने का है, तो डिस्काउंट चार्जेस आएगा 250 रुपये, क्योंकि 250 रुपये का डिस्काउंट चार्जेस है, 10,000 में से 250 रुपये कम मिलेंगे हमें, तो हमें 9,750 मिलेंगे, है ना? ठीक है। और हमारे पास से जो बिल जाएगा वो तो 10,000 का ही जाएगा, तो टू बी आर 10,000। सुन में आता है? क्लियर? ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, 3/12 नहीं करते। डिस्काउंट वो 1,000 रुपीज का लिख देते हैं, 10,000 इंटू 10%। ऐसा आप नहीं करिएगा, ऐसा जनरली लोग करते हैं। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस की पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी? एक्सपेंस टू कैश। एक्सपेंस टू कैश, ये हम पहले पढ़ चुके हैं बेसिक एंट्रीज में। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट समझते हो? बैंक में जितना पैसा जमा किया उससे ज्यादा निकाल लिया हमने, ये कब अलाउ करता है बैंक हमें? अगर हमारा पैसा जितना बैंक में जमा है उससे ज़्यादा हम लोग बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, ये बिजनेस में अलाउ करता है बैंक ऑन टेकिंग सम सिक्योरिटीज। हमसे बैंक को सिक्योरिटी ले लेता है, हमारे दुकान के, बिजनेस के पेपर्स, बिल्डिंग के पेपर्स एज ए सिक्योरिटी, और एक लिमिट बना देता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, हम उतना पैसा एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। बिजनेस में कभी कभी 1-2 दिन के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है ना? तो अगर बिजनेस में 1-2 दिन के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ रही है तो हम 1-2 दिन के लिए लोन किससे लें? तो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें बहुत हेल्प करती है। बैंक से पैसा निकाल लिया और 1-2 दिन बाद पैसा आया तो वापस जमा कर दिया, तो 1-2 दिन का ही इंटरेस्ट लगता है। ऐसे पूरे महीने या 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया बैंक ने 800 रुपये, तो हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करते हैं? तो बैंक इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा और अकाउंट से पैसा जाएगा हमारे बैंक अकाउंट से, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है। ये वो एंट्रीज हैं जिसमें आपने कहा था प्रॉब्लम आती है। देखिए, हम एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर काम करते हैं। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जो इस साल के, इस ईयर के एक्सपेंस है उन्हें इसी ईयर में लिखेंगे, चाहे उसकी पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, क्योंकि वो इसी साल का एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करते हैं? तो डेबिट करेंगे एक्सपेंस को। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, तो पेमेंट कब होगा? फ्यूचर में नेक्स्ट तो हमारी एसेट है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को डेबिट करते हैं या क्रेडिट? तो क्रेडिट कर देंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पर्सनल अकाउंट है, याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
ठीक है, समझ में आया? सैलरी ड्यू टू रमेश, क्या एंट्री बनेगी? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहाँ रमेश नहीं लिख रहे हैं हम, उसका रीजन बता सकते हो क्यों नहीं लिखा रमेश? क्योंकि हमने तो इसे पे नहीं करा। हाँ लेकिन रमेश भी तो लिख सकते थे, लाइबिलिटी हो जाती, क्रेडिट बैलेंस आ जाता। हमने रमेश इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे क्रेडिटर्स फॉर गुड्स और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस अलग अलग रहे। जो क्रेडिटर फॉर गुड्स हैं, जिन्हें हम ट्रेड क्रेडिटर्स बोलते हैं, उनका नाम लिखते हैं, रमेश, सुरेश, मोहन, सोहन, जो भी है। और जो क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस हैं, उनका नाम अलग अलग ना लिखकर उन्हें क्लब कर देते हैं एक ही नाम के नीचे। जैसे हमारे रीजन है उसका एक, हम माल खरीदेंगे 10, 20, 50, 100, 200 लोगों से, उनके 100-200 अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन हमारी कंपनी में 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं, हम 2000 एम्प्लॉय का 2000 अकाउंट अलग अलग खोले, हम उसका कोई सेंस नहीं है। तो रमेश एम्प्लॉय है या कोई क्रेडिटर है, मिक्स ना हो, इसलिए रमेश लिखा है तो क्रेडिटर है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देंगे तो वो हमारा क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस हो जाएगा, है दोनों ही लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है कि पेमेंट अभी तक हुई नहीं, ऐसे ही हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होता है जिसकी पेमेंट एडवांस में होगी। आपका एक प्रीपेड मोबाइल कार्ड होता है ना, प्रीपेड सिम कार्ड होता है ना, प्रीपेड क्यों? पहले पैसे जमा हो गए और बाद में काम मिल रहा है, बेनिफिट बाद में मिल रहा है, पेमेंट पहले ही हो गई। अगर आपने पेमेंट कर दी और इसी साल से रिलेटेड है और इसी साल उसका बेनिफिट ले लिया, तो उसे हम अकाउंटिंग में प्रीपेड नहीं बोलेंगे। अकाउंटिंग में हम प्रीपेड तब बोलेंगे जब इस साल पेमेंट हुई और बेनिफिट अगले साल मिलेगा, तो उसे हम प्रीपेड बोलेंगे। ठीक है, जब पेमेंट करते हैं तब हम इन बात का टेंशन ना लेते हुए सिंपल एंट्री बना देते हैं। जब पेमेंट होती है तो हम क्या एंट्री बना देते हैं? एक्सपेंस टू कैश। ईयर एंड पर देखते हैं कि इसको आप बेनिफिट इस साल लिया या नहीं लिया, जब साल खत्म होता है तब देखते हैं। तो जब ईयर एंड आएगा तो हम लोग ऑलरेडी सारा खर्चा एक्सपेंस के नाम से लिख चुके हैं, तो जो इस साल का एक्सपेंस नहीं है उसे कम कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंस में डाल देंगे। ये हमारा रूल नंबर 1 मतलब असेट है। असेट को क्या करते हैं? डेबिट। फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा तो ये एसेट है। और एक्सपेंस को रूल नंबर 4 से क्रेडिट किया, एक्सपेंस को कम कर दिया क्योंकि इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं है, इस साल का खर्चा है ही नहीं। ठीक है, तो ये हम ईयर एंड पर एंट्री बनाएंगे। अब ये कायदे से दो एंट्री का कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है प्रीपेड एक्सपेंस तो हम ये सेकंड वाली एंट्री बनाएंगे। ठीक है, भूषण को हमने एडवांस पेमेंट कर रखी है 5000 की, तो प्रीपेड सैलरी टू सैलरी ये एज्यूम करते हुए कि पेमेंट करते हुए हमने सैलरी डेबिट कर दी होगी। हम चाहते तो जिस समय हम एडवांस सैलरी दे रहे हैं, मार्च में सपोज अप्रैल की सैलरी दे रहे हैं, हम चाहे तो उस समय भी डायरेक्टली प्रीपेड सैलरी टू कैश कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम एज्यूम करते हैं, नोट डाला इसलिए हमने ये एज्यूम करा है कि जिस समय पेमेंट करते हैं उस समय सैलरी टू कैश करते रहते हैं, ईयर एंड पे देखते हैं क्या प्रीपेड है क्या नहीं है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है जो इस साल यूज नहीं हुआ। प्रीपेड, प्रीपेड के लिए नाम यूज होता है, तो क्या एंट्री बन जाएगी? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। ठीक है, इनकम मिलती है तो क्या एंट्री बनाते हैं? कैश टू इनकम।
सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कबाड़ी वाले को हम पुरानी रद्दी बेच देते हैं, तो ये इनकम ही तो हुई हमारी। क्या एंट्री बनेगी? कैश टू वर्ड पेपर, मिसलेनियस इनकम। तो हम छोटी मोटी इनकम के लिए अलग अलग थोड़ी ना अकाउंट लिखते रहेंगे, तो सन्ड्री इनकम या मिसलेनियस इनकम के नाम से डाल देंगे ना, छोटे मोटी इनकम इसमें डालते रहेंगे, क्लब करते रहेंगे। ऐसे ही छोटे मोटे खर्चों को मिसलेनियस एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिख देते हैं। ठीक है। इनकम हो गई हमारी, तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? बैंक अकाउंट में मिलेगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट हमारी इनकम। साल के एंड में कमाई हो गई लेकिन अभी पैसा मिला नहीं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था ना, ऐसी ये क्या है? आउटस्टैंडिंग इनकम है हमारे लिए, है ना। तो हमें पैसा मिला नहीं, हमारी इनकम है जो मिली नहीं। इसको पता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम, इनको बनाने के लिए आप सिंपल टेक्निक फॉलो करें, और वो क्या है? वो ये है कि अगर पैसा मिल जाता, इनकम मिल जाती, तो क्या एंट्री बनाते? कैश टू इनकम। कैश टू इनकम। कैश नहीं मिला ना, तो कैश अकाउंट को ही रिप्लेस करेंगे, इनकम को रिप्लेस नहीं करेंगे। तो इनकम तो क्रेडिट होगा ही होगा, तो डेबिट में चेंज होगा, डेबिट में कर दो। हाँ, आउटस्टैंडिंग इनकम। वैसे इनकम के लिए हम जनरली एक्रूड इनकम वर्ड यूज करते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम वर्ड गलत नहीं है, लेकिन यूज क्या करते हैं? एक्रूड इनकम। ठीक है। एक चैप्टर है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम आउटस्टैंडिंग इनकम लिख लेते हैं, लेकिन वैसे और सब में हम एक्रूड इनकम लिखते हैं। ठीक है। रेंट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर नरेश हमारे टेनेंट है, क्या एंट्री बनेगी? हम्म रेंट रिसीवेबल टू नरेश। रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल नरेश को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, असेट है हमारी, और हमने रेंट तो लिखा ही नहीं, तो रेंट रिसीवेबल टू रेंट लिखना था। अगर रेंट मिल जाता तो कैश टू रेंट करते या नहीं, तो कैश ही नहीं मिला तो रेंट रिसीवेबल। एक्रूड रेंट रिसीवेबल भी ठीक है, लेकिन टू रेंट लिखना है आपको। ऐसा है ना, एक्रूड रेंट एक असेट है, एक्रूड रेंट लिखो, आउटस्टैंडिंग रेंट लिखो, रेंट रिसीवेबल लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टू रेंट की जगह अगर आप नरेश लिखेंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेंट हमारी क्या है? इनकम। और नरेश हमारे लिए क्रेडिट में नरेश लिख देते तो नरेश का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिटर बन जाता वो हमारा, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, तो जिसको आपने प्रीपेड पेमेंट करी है उसके लिए प्रीपेड इनकम हो गई, इसे बोलते हैं अनअर्न इनकम। जो इनकम हमने कमाई नहीं लेकिन हमें इनकम मिल गई, उसे क्या बोलते हैं? अनअर्न इनकम। ठीक है। तो एक्रूड इनकम की रिवर्स एंट्री बना दो। एक्रूड इनकम की एंट्री क्या थी? एक्रूड इनकम टू इनकम। अब क्या बना दो? इनकम टू अनअर्न इनकम, क्योंकि जब हमें पैसा मिला होगा तो हमने सिंपल एंट्री बना दी होगी कैश टू इनकम, उस समय हमने नहीं सोचा ईयर एंड पे इसे रिवर्स करेंगे इनकम को, तो इनकम डेबिट हो जाएगी और अनअर्न इनकम क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। प्रीपेड प्रीपेड रेंट टू रेंट, और रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट, ये इनकम। रेंट टू अनअर्न्ड रेंट।
आप बताइए, आपको एडवांस में रेंट मिल गया, तो क्या आपका रेंट इस साल की इनकम है? अगले साल का रेंट इसी साल मिल गया, तो क्या ये आपकी एसेट है, लाइबिलिटी है? तो आपने तो एसेट बना दिया इसको, आपने लिखा कि एक्रूड रेंट या रेंट, वो डेबिट कर दिया। दूसरा, आपने इनकम बढ़ा दी, जबकि इस साल की इनकम तो कम करनी है, ये इस साल की इनकम तो है ही नहीं। एसेट परचेज फ्रॉम कैश, हम्म। एसेट अपॉन डेबिट। कुछ एक्सपेंस होते हैं एसेट से रिलेटेड कई बार, जैसे मशीन नहीं खरीदी तो उसका इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस है, कोई पुरानी एसेट खरीदी उसको रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस है। ये सब एक्सपेंस भी कैपिटल नेचर होता है, वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। कैपिटल नेचर मतलब, और रेवेन्यू नेचर मतलब, रेवेन्यू नेचर जो खर्चे बार बार होते हैं, जो इनकम बार बार होती है, इन शॉर्ट नॉमिनल अकाउंट रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर जो होंगे वो अदर देन नॉमिनल अकाउंट होंगे, या तो रियल या पर्सनल, और जो नॉमिनल नेचर है वो रेवेन्यू नेचर। ठीक है, तो जो अब जब हम असेट खरीदते हैं तो हम असेट अकाउंट डेबिट करते हैं। रूल नंबर 1, रियल अकाउंट का रूल लगाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब डेबिट असेट्स कम्स इन। तो जो एक्सपेंस हमने रिपेयर मेंटेनेंस पुरानी एसेट खरीदने पर करे, या नई मशीन को या नई एसेट को खरीदने पे इंस्टॉल करने के करे, ये सब कैपिटल नेचर है, उस एसेट में जुड़ जाएंगे। तो सर उसमें अमाउंट ऐड कर देते हैं। अमाउंट में ऐड कर देते हैं। जैसे मशीनरी हमने खरीदी 5 लाख की, इंस्टॉलेशन का खर्चा 20,000, तो हम मानेंगे मशीन ही 5,20,000 की, तो क्या एंट्री बनेगी? ठीक है, इसमें ऐड हो जाए। क्लियर? एनिमल खरीदे, जैसे हमारा काम ऐसा है जिसमें एनिमल्स की जरूरत पड़ती है, हम डेयरी प्रोडक्ट में काम करते हैं, मिल्क सोल्ड करते हैं, तो हमने भैंस वगैरह गाय खरीदी है, तो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है ना? या तो उनका नाम लिख दें या लाइव स्टॉक लिख दें, है ना? ठीक है, क्या एंट्री होगी? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5 लाख। उधार खरीदेंगे तो एसेट टू क्रेडिटर, एसेट टू क्रेडिटर, असेट डेबिट टू क्रेडिटर। वैसे कायदे से देखा जाए तो जो क्रेडिटर वर्ड है वो हमें अकाउंटिंग में क्रेडिटर फॉर गुड्स के लिए यूज करते हैं, और असेट के लिए वेंडर वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो टू वेंडर, बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सेग्रीगेशन के लिए कि ये वेंडर है, मतलब असेट खरीदी है, ना कि माल खरीदा। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी? कहाँ लिखा कैश में खरीदा है? ठीक है, पेमेंट होगी वेंडर को, क्या एंट्री बनेगी? वेंडर टू कैश बैंक, जो भी पेमेंट है, बिल दिया तो बिल्स पे बिल। क्या एंट्री बनेगी? स्टैंडिंग, पेमेंट की एंट्री है, क्या एंट्री बनेगी पेमेंट की? अनिकेत डेबिट टू कैश। अभी अभी तो एंट्री बताई आपको, वेंडर को पेमेंट करने की क्या एंट्री बनेगी?
पहले खरीदा था फर्नीचर, एंट्री बनाई होगी फर्नीचर डेबिट टू अनिकेत, अब अनिकेत को पेमेंट कर रहे हैं, अनिकेत टू कैश, नहीं? देखो अपने यूज करने के लिए बनाया है तो फर्नीचर डेबिट होगा, बेचने के लिए बनाते तो परचेजेस डेबिट हो जाता, तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है। और हमने अपना माल यूज करा है, माल को परचेजेस लिखा होगा तो टू परचेजेस। वेजेस है 2000 की, टू वेजेस। अदर एक्सपेंस है 3000 के, टू एक्सपेंस। ठीक है, कोई टेंशन? हमारी वेजेस है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी में, तो एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी डेबिट टू कैश, लेकिन हमने गलती से वेजेस डेबिट टू कैश कर दिया। करना क्या था? मशीनरी टू कैश कर दिया, वेजेस टू कैश। अब कैसे ठीक करोगे? मशीनरी डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब कर दो, और वेजेस को खाम का डेबिट कर दिया तो अब क्रेडिट कर दो, तो मशीनरी टू वेजेस। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगता है असेट के ऊपर, तो क्या एंट्री होती है? रूल कौन से लगे पता है? लॉस होता है और एसेट हमारी कम हो रही है उसके वजह। तो यहाँ पर अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की वजह से आप ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से लगाने लगोगे तो नहीं बन पाएगी एंट्री। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग कहते हैं डेबिट असेट्स कम्स इन, क्रेडिट असेट गोज आउट, है ना? तो यहाँ पर ये एज्यूम करना पड़ेगा कि एसेट जा रही है, वो बच्चों को रटवाने का हिसाब होता है, जा तो रही नहीं है एसेट तो हमारे पास ही, वहाँ सेंस ये है कि एसेट की वैल्यू डाउन हो गई है ना? क्या होगा? ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड होता है एक इसका, इनडायरेक्ट, जिसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखते हैं, याद है? नहीं, हमने ज़्यादा डेप्रिसिएशन यूज़ करा है तो 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें दो मेथड थे, एक डायरेक्ट मेथड एक इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं। नहीं, इसकी जनरल एंट्रीज नहीं बनाई हमने, बस अकाउंट बनाया था। अकाउंट बनता है जनरल से ही तो अकाउंट बनेगा। डायरेक्ट अकाउंट बनाया था, WDV मेथड, और दूसरा ऐसे कौन सा अकाउंट बनाया था? दोनों, मशीनरी अकाउंट और जो भी डेप्रिसिएशन और अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी नहीं, बना वो था, नहीं बनवाया था। आपको तो पता ही नहीं। देखिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड जिसमें हम सीधा असेट को रिड्यूस कर देते हैं, इनडायरेक्ट मेथड जिसमें हम असेट को रिड्यूस नहीं करते हैं, एक अलग अकाउंट बना लेते हैं। एक्सपेंस तो है ही, लॉस तो है ही, लॉस को डेबिट तो करेंगे ही, टू असेट को कम ना करके एक अलग अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका फायदा देखो, हमारी एसेट की वैल्यू हमें वही वैल्यू दिखाई देती है जितने में हमने खरीदी थी, क्योंकि टू असेट नहीं कर, और जितना शुरू से लेके अब तक का डेप्रिसिएशन है सारा इकट्ठा होता रहेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो हमें ये पता चलता रहता है कि अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया और हमारी एसेट कितने की खरीदी गई थी ओरिजिनली। उसमें से अगर हम टोटल ये लेस कर देंगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू WDV आ जाएगी जो हमें उस मेथड में दिखाई देती। सपोज एक एसेट है 10,000 की, 10% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में लगाया 9,000, तो उसकी WDV कितनी आ गई? दूसरे साल मान लिया WDV मेथड है 900 का डेप्रिसिएशन लगाया, कितनी आ गई? अब आपको दूसरे साल के एंड में असेट 8100 की दिखाई देगी।
अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये खरीदी कितने की थी, क्योंकि आपको केवल क्या दिखाई देगा 8100। बैलेंस शीट में क्या दिखाई देगा 8100। तो आपको क्या पता है वो असेट कितने की खरीदी थी, कैसे पता चलेगा? नहीं, ये जो मेथड है ये क्या काम करता है, असेट 10,000 की है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में पहले साल 1000, फिर हमारी अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, रिटर्न ऑन वैल्यू निकालना है तो 10,000 में से 1000 लेस कर दो, 9,000 बचा, उसमें 900 रुपए का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना हो गया ये 1900। 10,000 में से 1900 लेस कर दीजिए तो क्या आता है 8100। अब आपको ये भी पता है ये एसेट 10,000 की खरीदी है, ये भी पता है इस पे टोटल 1900 का डेप्रिसिएशन लगा है, ये भी पता है इसका WDV 8,100 है। तो ये मेथड बहुत सुपर मेथड है, अच्छा मेथड है, क्योंकि हमें मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? तो इनडायरेक्ट मेथड से क्या एंट्री बन जाएगी, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जब हम असेट को बेचेंगे पैसा आएगा और जाएगा असेट, प्रॉफिट या लॉस भी होगा, क्योंकि जो असेट है उसकी बुक में वैल्यू, बुक वैल्यू बोलते हैं रिटर्न ऑन वैल्यू जो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आ रही होती है, तो उससे कम या ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट या लॉस होगा ना, कम में बेचा तो लॉस, ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट। तो 5,000 की एसेट बेची तो कैश टू मशीनरी 5,000, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस को हम कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू रिटर्न ऑन वैल्यू या डेप्रिशिएटेड वैल्यू बोला जाता है। अगर हमारी सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट, कम है तो लॉस। सेलिंग प्राइस ज्यादा है प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या एक अलग अकाउंट में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। और कहां से ट्रांसफर होगा, फिक्स्ड एसेट से। क्यों ट्रांसफर होगा फिक्स्ड एसेट से, क्योंकि अभी अभी हमने एंट्री बनाई होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, ये सेल करने की एंट्री बनाई। मान लेते हैं फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू 8,000 है, तो उसका डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है फिक्स्ड एसेट का। तो 8,000 रुपए से आ रहा होगा। अब आपने उसको क्रेडिट कर दिया, मान लिया 9,000 में बेचा तो 9,000 से 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन डेबिट में था 8,000, क्रेडिट में 9,000, तो क्रेडिट में 1,000 रुपए एक्स्ट्रा है ना, उसी को ट्रांसफर कर रहे हैं हम डेबिट करके। और कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं ना रूल नंबर 5 के हिसाब से। तो एंट्री हो गई फिक्स्ड एसेट टू प्रॉफिट। लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या P&L अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है, कंबाइन एंट्री क्या बनेगी, एक एंट्री क्या है कैश डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, फिर एक फिक्स्ड एसेट टू प्रॉफिट एंड लॉस। चाहो तो इन दोनों को मिलाकर एक एंट्री भी हम बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे बिल्डिंग हमने 7 लाख वाली 8 लाख में बेची, तो क्या एंट्री बनेगी, हाँ, तो या तो हम बनाए बैंक टू बिल्डिंग 8 लाख, फिर बिल्डिंग टू P&L 1 लाख, इन दोनों को कंबाइन करके बना दे बैंक डेबिट 8 लाख टू बिल्डिंग 7 लाख टू P&L 1 लाख। ठीक है, सेलिंग प्राइस कम होगा तो लॉस हो जाएगा, लॉस को डेबिट कर देंगे, कंबाइन एंट्री बन जाएगी, कैश आएगा, लॉस को डेबिट करेंगे तो कंबाइन एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट P&L डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है, जैसे 6 लाख में बेची 7 लाख वाली बिल्डिंग, 1 लाख का लॉस, तो बैंक में 6 लाख, लॉस में
1 लाख तो कंबाइन एंट्री बन जाएगी हमारी, कोई टेंशन समझ में आता है, इतना बहुत है आज के लिए।